हाय एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, की ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी कोई भी सर्विस अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप हीलिंग ब्लिस में भी ज्वाइन करके कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली अगेन एक PLR स्टोरी है, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। ये स्टोरीज़ मैं आपसे टाइम टाइम पे शेयर करती रहती हूँ, सो दैट जितने भी लोग कार्मिक ब्लॉकेजेस से निकल रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ अगर अपनी सिचुएशन से मिलता हुआ दिखता है तो उन्हें इंसाइट्स मिल सके। ये आज की जो स्टोरी है इनमें इनके मैरिटल लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, एंड जैसा कि बताती हैं ये बचपन से इन्होंने काफ़ी इश्यूज़ देखे हैं। इवन शी इज़ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। इनके माँ बाप इनके मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स से इन्हें नहीं पाला है, ये अडॉप्टेड है। तो एक तो ये मन में था कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे और सब ने इनको एक्चुअली जो पार्टनर्स रहे ये सारे के सारे उनको फिजिकली ही अप्रोच करना चाहते, लाइक उनका कंसर्न ही इनसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था। तो वो सबको छोड़ती चली गई। तो एक ये था कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पास्ट में मेरे इतने पार्टनर्स रहे। एंड देन करंट जिनसे उनकी शादी हुई, बचपन से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, इनकी शादी हुई, हस्बैंड चाहते भी हैं बट एट टाइम्स ऐसा आता है कि वो इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। कुछ ब्लैक मैजिक का भी इशू इनके ससुराल से होते रहता है, इनके ऊपर, इनके हस्बैंड के ऊपर। तो काफ़ी सारे मल्टीपल इश्यूज़ में ये उलझी हुई थी। ये नॉर्मली हीलिंग्स वगैरह लेती रहती हैं, तो इनके सारे इश्यूज़ को मैं भी अच्छे से जानती थी। तो मुझे इतना तो पता है कि कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर कर्मा। आप या तो उस कर्म का भुगतान एक लाइफ में कर चुके हो बट आपने ना फॉरगिव किया ना फॉरगिवनेस लिया, इसीलिए वो पूरा का पूरा पैटर्न भी आपके साथ कैरी ओवर हो जाता है। कुछ इनके साथ भी ऐसा हुआ था जो आप आगे की स्टोरी सुन के समझेंगे। तो ये इनका जो PLR था डायरेक्टली इन्होंने खुद ही किया था। इन्हें जब हम सेशन में लेकर गए तो यस, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक था उस दौरान। तो स्पिरिट अटैचमेंट्स भी देखी, मिले, स्पिरिट्स थे इनके ऊपर। एक जो थी उनको वहाँ से हमने डिटैच किया, प्रोटेक्शन शील्ड में लेकर इनको आगे एक लाइफ में लेकर आए। इस लाइफ में वो बहुत ही बर्फीली जगह पर पहुंची। लेह या लद्दाख बताया था इन्होंने मुझे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेह या लद्दाख कुछ ऐसा था। ये वहाँ पर पहुंची बट वहाँ पर इनको एक खूबसूरत सी लड़की खेलती कूदती सी दिख रही है, मतलब स्नोफॉल था। अपनी बालकनी में खड़ा होकर स्नोफॉल का मज़ा ले रही थी। तो आई वॉज लाइक कि आप उन्हें देखें, वो आप उनको पहचान पा रही हैं। तो शी वॉज लाइक यस, ये मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने उस लड़की के पेरेंट्स को देखा। वो रिटायर्ड थे, उन्हें स्नो बहुत पसंद था, इसीलिए वो उस जगह पे आकर बसे थे। उन्होंने उनके अपने पेरेंट्स को भी देखा, पहचाना कि इस लाइफ में जो इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने इनको पाला है ये वही पेरेंट्स हैं। तो इसे देखने के बाद मैंने जानना चाहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं। इनको लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था इसके अलावा। बस एक बगल में एक बुद्धिस्ट टेम्पल दिखा, एक बुद्धा का टेम्पल दिखा, कुछ ही दूरी पे इनका एक घर दिखा। इसके अलावा इनको आगे कुछ नहीं दिख पा रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हुआ कि अब दिमाग में तो था कि स्पिरिट इनके साथ अटैच थी, प्रोटेक्शन लेकर आई हूँ, बट ये स्पिरिट इनके बॉडी में ही थी, तो कहीं ना कहीं वो असर तो करती होंगी। तो यहाँ पर थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि मंदिर में, यानी वो जो बुद्धिस्ट वाला मंदिर था, वहाँ एक और स्पिरिट चली आ रही हैं इनसे अटैच, और इनको रोकने की, वो ना ये पास्ट लाइफ देख पाए। इस कारण मैंने फिर अपने एंड से मेरे बाबा को भेजा। ये हम लोग को जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे सेशंस में तो करती हूँ। हमारे आप खुद के अपने भगवान को कॉल कर सकते हैं। मैंने ऐसी कोशिश भी करी थी, इनको भी इनके पास्ट लाइफ से इनके साथ जो चल रही है माता, उनको मैंने कॉल तो किया था, बट इस लाइफ में इन्होंने उनकी शक्तियों को जागृत नहीं किया था, तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि इनकी हेल्प कर पाएँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एंड से भेजने की कोशिश की, तो मेरे पापा वहाँ पर गए, यानी कि मेरे शिव जी वहाँ पर गए, एंड वो उन सारी चीज़ों को इनसे हटाकर इन्होंने प्रॉपरली गाइड किया। ऑल थ्रू दिस सेशन यहाँ पर हमारे भोलेनाथ ने, हमारे हर हर महादेव ने इनको पूरा रिग्रेशन में इनको गाइड किया था। ये गई थी एक इशू को लेकर, बट जब भगवान चाहते हैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हों, तो वो आपको कई चीज़ों से रूबरू करवा देते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे इनको लेकर गए। तो वहाँ देख रहे हैं कि एक वो स्नो फायर फायर सा होता है ना, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, जो हम आग लगा के नाचते हैं, पिकनिक मनाते हैं, जश्न करते हैं, ऑल दैट। ऐसा कुछ हो रहा था, कई लड़के थे वहाँ, ग्रुप था एक लड़कों का। इन लड़कों में जो एक लड़का था, फॉरेनर था, क्रिश्चियन था, वो भी, इनका भी नाम जेनी था। उनकी बुरी नज़र थी जेनी पर, यानी हमारी जो क्लाइंट थी उस लाइफ में उनकी इन पे बुरी नज़र थी। तो इनका वो ऑल थ्रू द वो पिकनिक या जो भी मस्ती कर रहे थे, जो भी मजाक कर रहे थे, उनकी नज़र उसी पर थी, बट नॉट आउट ऑफ लाफ, बट आउट ऑफ लास्ट। इनको अब हो गया कि भाई इससे तो कनेक्ट होना है। तो क्या हुआ कि ये पहुंच गए उसके घर मदद मांगने, कुछ मांगने, शायद चीनी पानी ऐसा कुछ मांगने गए थे। एंड कुछ बहाना बना के ये वहाँ रुक गए। वहाँ लाइक रहने की इनकी कोशिश थी कि ये भी घर नहीं है, स्नोफॉल हो रहा है करके कह रहे थे कि यहाँ कोई आसपास जगह है। तो इनके पेरेंट्स काफ़ी नेक थे, तो इनको लगा कि चलो लड़का तो ठीक ही दिख रहा है, शरीफ दिख रहा है, ठीक है तुम आओ हमारे यहाँ रहो, हम तो 3 ही जन हैं, तुम यहीं पर अभी कुछ दिन पनाह ले लो। भाई उसे तो मिल गई लॉटरी की टिकट, उसको तो वहाँ पर जगह मिल गई। अब ऐसा था कि जेनी को फील हो चुका था कि ये पर्सन की इंटेंशन उसके लिए गलत है। उसकी नज़र से उन्होंने हमारे, हम फीमेल्स में सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, नज़रें ज़्यादातर भांप लेते हैं, उन्होंने भी भांपी, बट वो कुछ अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाई। और ऐसे में वो अक्सर तलाश करता था ऐसे मौके जहाँ पर वो उसको उससे ज़बरदस्ती कर सके, अपने वो जिस काम से वहाँ पर आया है वो काम कर सके। बट एनी हाउ उसे मौका नहीं मिल रहा था। बट एक दिन उसकी अच्छी किस्मत थी कि उसके जेनी के पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए थे और उसे ही उसका अपनी बेटी का रखवाला बना कर गए थे कि उसका ख्याल रखना। जेनी नहाने गई थी और इस बंदे ने, लाइक मैं क्या बोलूँ, ये बोलने में भी ख़राब लगता है, उसकी रेप करने की कोशिश करी एक्चुअली। यहाँ इनको बचाने वाला था इस लड़का, इसका नाम शायद डेविड था, डेविड का फ्रेंड। ये वो फ्रेंड है, इनका नाम सूरज जैसा कुछ नाम था। मैं एक्चुअली हो गए दिन इस सेशन को, मैं भूल गई हूँ बहुत सारी चीज़ें, नाम वगैरह। वो एक्चुअली डेविड का फ्रेंड ही था। उस वहाँ जो वो लोग पिकनिक मना रहे थे वहाँ साथ में ही था और उसे इसकी नज़र पता थी। एंड कहीं ना कहीं उसे जेनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उसकी पूरी नज़र डेविड पर लगातार रहती थी, वो वहीं आसपास घूमता रहता था। जब उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स कहीं गए हैं तो उसे यकीन था ये कुछ ना कुछ ऐसा तो अटेम्प्ट करने वाला है। तो उसने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी उस पर, मतलब घर में घुसने की, अगर इसने कुछ किया तो उसको बचाने की। एंड इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जेनी को सेव किया। और उसके बाद जब मैंने कहा कि ये कौन है जिन्होंने आपको सेव किया, ये कौन है जिन्होंने आपको बचाया, तो शी सॉ कि ये तो उनका हस्बैंड है, इस लाइफ का करंट हस्बैंड। जब जेनी के पेरेंट्स वापस आए तो सूरज ने उनको सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। तो उसी टाइम डेविड को तो निकाल दिया गया। एंड लेकिन एक तरह से जेनी पर खतरा मंडरा रहा था, वो काफ़ी गुस्से में गया था। एंड यू लाइक कि जो सोच के आया था वो तो मैं करके रहूँगा। अब इस इंटेंशन से वो गया तो क्या हुआ, सूरज वहाँ रह गया जेनी की रक्षा के लिए कि मेरे रहते इसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो हालांकि दोनों में एक हो, मतलब सूरज के ऑफकोर्स उसके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था जेनी के लिए, तभी वो उसके लिए इतना खड़ा था। कहीं ना कहीं एक लगाव था, एक प्यार था। दोनों में थोड़ी बातचीत बढ़ी, एक लड़की को इतनी बड़ी चीज़ से किसी ने सेव किया तो उसके लिए हमदर्दी, एक सॉफ्ट कनेक्शन बन जाता है। इसीलिए जेनी भी थोड़ा सा पसंद करने लगी एंड दोनों के बीच एक अच्छा टर्म बन गया। ऐसे में डेविड ने एक और बार जेनी का रेप करने की कोशिश करी विथ हिज फ्रेंड्स। उस दिन भी तो सेफ तो किया गया एंड सूरज ने डिसाइड किया कि वो जेनी से शादी करेंगे सो दैट वो उनको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसा ही हुआ, सूरज ने अपने पेरेंट्स को बुलाया, जेनी के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सब ने हंसी खुशी राजी खुशी इस शादी को एक्सेप्ट किया एंड उनकी शादी हो गई, धूमधाम से शादी हो गई और जेनी सूरज के साथ उनके घर चली गई हैं। अब यहाँ क्या है कि सूरज की जो भाभी है, उस भाभी की बुरी नज़र अपने देवर पे थी। उनको था कि
उनको अपने देवर को अपने तरफ करना था, खुद रिलेशन बनाना था, वो नहीं चाहती थी कि देवर की शादी हो। अब ऐसे में दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। हालांकि इस लाइफ में ही जो उनके सास ससुर थे वही सास ससुर उस लाइफ में भी थे, हस्बैंड वही, इवन भाभी जो जेठ और जेठानी है वो भी सेम, द कंप्लीट फैमिली सेम जो इस जन्म में इनकी है, डिट्टो सेम सिचुएशन। अब भाभी की लगातार नज़र तो अपने देवर पर थी, चाहती थी दोनों में झगड़ा लगाना करना, लेकिन देवर ऑलरेडी जानता था उनकी नीयत को। फिर यहाँ पे एक मौका इन लोग को मिल गया जब जेनी कुछ घंटों के लिए अपनी फैमिली के पास गई थी, अपने मायके गई थी मिलने के लिए। उस दौरान सूरज के पेरेंट्स भी वहाँ नहीं थे। इसका फ़ायदा उठाया डेविड और उनकी भाभी ने। सूरज को उसकी भाभी ने कुछ मिला के पिला दिया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गए, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। कुछ मूवीज़ वगैरह में देखते हो ना, कोई बेहोश पड़ा है तो उसके यहाँ दोनों अनाप शनाप पिक्चर्स खींचना, उनको लाइक बताना करना, बहकाना, भड़काना, जो आप समझ सकते हो मैं एक्चुअली क्या कहना चाहती हूँ। कुछ इसी तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया। डेविड ने इसमें पूरा सपोर्ट किया, माहौल बना दिया, रूम वैसा कर दिया, एंड वो उन दोनों को एक साथ सोते हुए छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे वो एक्टिंग कर रही थी कि हाँ इन दोनों के बीच कुछ हुआ था, एंड दे स्लेप्ट। और इसी दरवाज़ा खुला, सब खुला, ऐसे ही छोड़ दिया गया था ताकि जेनी जब लौटे तो डायरेक्टली लौट आए। और ऐसा ही हुआ, जेनी घर लौटी, अपने पति को खोजते हुए अपने बेडरूम आई, और वहाँ उसने ये सब देखा। जब उसने ये सब देखा तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग कि ये क्या था। तो इसकी भाभी तो बिल्कुल बनते हुए उठी कि लाइक अरे हम पकड़े गए इस तरह से। एंड सूरज उस टाइम बेहोशी थे, वो पूरा रोने लगी, चिढ़ने लगी। एंड सास ससुर के साथ ही गई थी, सास ससुर भी वापस आए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बट जेनी ने ट्रस्ट कर लिया। जो उन्होंने देखा जेनी ने उसे ट्रस्ट कर लिया। सूरज उसके बाद होश में आए, एंड वो बहुत घबरा गए इन चीज़ों को देखकर। खुद उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब उन्होंने रिकॉल किया तो सारी बात समझ में आई। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की अपनी पत्नी को, बट वो कन्विंस नहीं हुई। वो उनको छोड़कर अपने मायके चली गई। लेकिन सूरज उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे, विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो विश्वास करने को तैयार नहीं थी। एज अ रिज़ल्ट सूरज ने अपने ही घर को छोड़ दिया और जेनी के पास उनके मायके चले गए। जैसे तैसे उनको मनाया, कहा कि अगर मेरा कोई रिश्ता ही है उससे तो मैं उसे छोड़कर तेरे पास क्यों आ रहा हूँ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट किया, माना, बट वो लोग दोबारा उस घर नहीं लौटे। अब यहाँ से शुरू होती है उनके सास ससुर की नफ़रत जेनी के प्रति कि एक तो बेटा निर्दोष था, फिर भी उसने उस पर ब्लेम लगाया, और अब मेरा बेटा भी मुझसे छिन गया, हमें छोड़कर चला गया। अब वहीं पर जेनी के पेरेंट्स के, उसके फादर की हेल्प से सूरज ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। सूरज का जो बिज़नेस था उस पर नज़र उसी के अपने लोगों की थी, उसके अपने ही फैमिली के लोगों की थी। वो बिज़नेस में जब कुछ अच्छा करना चाहता, लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि वो फिर से डाउनफॉल को चला जाता। हमने देखा कि ये सारा पैटर्न सेम टू सेम अभी चल रहा है, बिल्कुल सेम, यहीं पे बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। जब यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखा कि इनकी ज़िंदगी फिर ऐसे ही कट रही थी, ऐसे ही चल रहा था। सूरज अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़ते थे, बट अपने ही परिवार वाले चलन से, गुस्से से कुछ ना कुछ नुकसान करने में लगे रहते थे, तो बिज़नेस में नुकसान हो जाता था। फिर कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करते थे, फिर उसमें भी कुछ इशू आ रही थी। इनका ऐसे ही चलता रहा। फिर हमने जब जानना चाहा कि उस लाइफ से इस लाइफ का क्या कनेक्शन है, तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने रिकॉग्नाइज़ करी, इनके लाइफ में जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे थे वो टोटल डेविड के फ्रेंड्स थे। और उन लड़कों में जो सबसे अंतिम में, यानी इनके हस्बैंड से पहले जो लड़का आया इनकी लाइफ में, वो खुद डेविड था। ये सारे लड़के इनको एक्चुअली में भोग करना, अगर हम कहें, एक फिज़िकली यूज़ करने के लिए ही इनको अप्रोच किया था, क्योंकि पास्ट लाइफ से उन सोल्स का यही रहा इंटेंशन, एंड वो अधूरा रह गया। दे एवरीवन वांटेड टू रेप। इतने गंदे लोग थे, और अपनी इस गंदी सोच और घटिया नीति को ये लोग लेकर इस जन्म में भी आए थे। कहीं ना कहीं ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जेनी के दिल से बातें निकल नहीं पाई। इन चीज़ों को बर्डन लेकर वो अपने दिल में आ गई। उनके साथ ऐसा हुआ, वो किसी को उन्होंने फॉरगिव नहीं किया। हम जब
अपने कॉर्ड्स को कनेक्ट करके इस जन्म में आ जाते हैं, यानी कि हमने इमोशंस को अपने हील नहीं होने दिया, लोगों को लेट गो नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, हमारे उनसे नेगेटिव कॉर्ड्स बने रह जाते हैं और वो कॉर्ड्स उसी पैटर्न को खींच के फिर इस लाइफ में ले आते हैं। और ये चीज़ फिर इस लाइफ में हुई, वो लोग फिर इनसे कनेक्ट हुए और इसी चीज़ के लिए कनेक्ट हुए। फिर बाकी लाइफ हमने देखी तो अगेन हस्बैंड तो इनके मेन जो हमारा था, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप था। क्यों हस्बैंड अभी इनसे मतलब सुनते नहीं है बात इनकी, अपने माँ बाप की ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि पैटर्न तो यही खुद लेकर आई है, किसी को उन्होंने लेट गो नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, सारा पैटर्न खुद ही ले आई है सेम टू सेम। लेकिन उस वक्त जब हस्बैंड ने इनको इतना समझाया, इतना मनाया, ये नहीं का नहीं मानी। यही वजह है कि इस जन्म में ये वो इनका नहीं सुनते हैं, क्योंकि तुम तो मेरी कभी सुनी ही नहीं, मेरे माँ बाप तो मेरे ही लिए खड़े थे, मेरे ही लिए रोते थे, मैं तेरे लिए खड़ा रहा हमेशा। इस सोल को मरते वक्त की शिकायत रह गई थी। तो अब ये सोल क्या है कि इस जन्म में अपने माँ बाप की ज़्यादा सुनती है, लेकिन जब भी अपनी पत्नी की बात होती है वो खड़े होते हैं, बिल्कुल पास्ट लाइफ की तरह वो अब भी खड़े होते हैं। बट उन पे वशीकरण हो जाना, सब कुछ हो जाना, कुछ पास्ट लाइफ का ट्रॉमा के कारण वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर दिए इन कंपैरिजन टू हर वाइफ, टू हिज वाइफ। जबकि वाइफ यहाँ पर सही हुआ करती थी एंड उनके मम्मी पापा गलत। एंड मम्मी पापा ये सब इसीलिए करते थे क्योंकि पास्ट लाइफ उनका बेटा उनसे छीन गया, खो गया था, उनको छोड़ के चला गया था। इस जन्म में ऐसा नहीं होने देंगे, तो बस इसी के कारण वो अपने बेटे को अपने वश में रखते हैं कि उस लड़की के चक्कर में ना रहकर ये हमारे चक्कर में रहे, हमारी बात माने। हमारे इश्यूज जो इनके चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उस लाइफ से वो इशू स्टार्ट हुए थे। लोगों ने उसी लाइफ से इनके मनी एनर्जी के कॉर्ड्स इनके खींच रखे थे, इनके ड्रेन कर रखे थे, क्योंकि ये अपने हस्बैंड को लॉस में जाने ही नहीं देती थी। जहाँ उनको कोई दिक्कत हुआ नहीं, कोई परेशानी हुई नहीं, ये खड़ी हो जाती थी। इनके पापा खड़े हो जाते थे कि नहीं, हम इसे नुकसान में नहीं जाने देंगे, हम इसे तकलीफ़ में नहीं जाने देंगे। इसी कारण इस लाइफ में ये पैटर्न भी आया। इनकी मनी एनर्जी उस लाइफ से ड्रेन हो रही थी, कई लोग ड्रेन कर रहे थे एंड ये इनके हस्बैंड का भी ड्रेन हो रहा था। इतना कुछ देखने के बाद एक एक करके हमें लगा कि चलो एक चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर बाबा कहते थे कि नहीं अभी और है, रुको। ऐसे करते करते हमने इनकी लाइफ की मल्टीपल चीज़ें देखी हैं और फिर इन सब चीज़ों को हमने वहाँ रिजॉल्व किया। फॉरगिवनेस हुआ, कामिक कॉर्ड कटिंग हुई और फिर इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए हम अपनी रियलिटी में आए, इस प्रेजेंट डायमेंशन में आए, जहाँ पर ये सीख बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि हम अगर अपने रिश्तों को जीते जी सुलझा कर नहीं जाते हैं, उनका बोझ आपको अगले जन्म में झेलना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक ज़िंदा हो गाइस, जितना ज़्यादा हो सके रिश्तों को सुलझा के निकलो। नहीं कुछ है, कोई बहुत बुरा है, उससे अलग हो जाए और उसको फॉरगिव कर दो, साइड हो जाओ, उससे निकल जाओ, उससे लड़ लो। ये नहीं कहती हूँ सहो, लड़ लो, निकल लो, बट अपने एंड से अपने धागे उससे काटो। उसे नहीं काटने, वो अपना भोगेगा किसी और के साथ, क्योंकि उसने कर्म करे हैं तो भोगने हैं। बट आप अपने कर्म के धागे काटो, और ये होता है तब जब आप फॉरगिव कर देते हो, भुला देते हो कि ठीक है किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, ओके फाइन। जब उन्होंने बुरा किया, आपने सहा, जवाब दिया, ठीक है सब चलेगा, ओके, तब डन, लड़ लिया, हो गया, निकल गए। अब जब निकल गए हैं तो निकल जाना है प्रॉपरली। उस इंसान को लेकर अपने अंदर जहर नहीं रखना है, उस सिचुएशन को लेकर अपने अंदर जहर नहीं रखना है, वरना हम उस सारी चीज़ों के साथ कॉर्ड्स कनेक्ट करके यहाँ आ जाएंगे और चीज़ें होंगी रिपीट। सो आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से आप समझ पाए होंगे कि लाइफ में पैटर्न्स हमारे जन्म से जन्म कैसे पैटर्न्स चलते रहते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको अगेन बहुत इंसाइट्स मिले होंगे इस स्टोरी से। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अब फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।